आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं आज आपको क्लास 5th की फर्स्ट चैप्टर राख की रस्सी पढ़ाऊंगी, जिसमें एक पिता और पुत्र की कहानी है कि कैसे एक पिता अपने पुत्र को दुनियादारी सिखाता है। अब हम पाठ को सविस्तार पढ़ेंगे। लोनप्पा गार तिब्बत के 32वें राजा सोनवगसेमन की गापो के मंत्री थे। लोनप्पा गार कौन थे? तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन के गोपी के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। वो किस लिए मशहूर थे? चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए। कोई उनके सामने टिकता न था। क्यों नहीं टिकता था? क्योंकि वे चालाक और हाजिर जवाब थे। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। क्या विषय था चिंता का? कि उनका बेटा बड़ा हो गया। इसका कारण क्या था? कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनप्पा गार्ड ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनप्पा गार्ड ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। इन्हें वापस लाना है और जो के 100 बोरों के साथ। लोनप्पा गार्ड ने अपने बेटे को 100 घोड़े देकर शहर भेज दिया और साथ ही यह निर्देश भी दे दिया कि ना तो इन्हें मारना है और ना ही इन्हें बेचना है, और जब इन्हें वापस लेकर आओ तो 100 बोरों के साथ लेकर आना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनप्पा गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो के खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। किस समस्या पर? कि जो के 100 बोरे खरीदने के लिए उसके पास रुपए कहाँ से आएंगे। मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी हो गया, क्योंकि इस समस्या का हल वो कैसे ढूंढे। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनप्पा गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। यानी कि उसने उस लड़की को सब कुछ बता दिया कि मेरे पिता ने मुझे 100 भेड़े दी हैं और कहा है कि ना तो इन्हें मारना है और ना ही इन्हें बेचना है, और जब तुम इनके साथ आओ तो जो के 100 बोरे लेकर आना। लेकिन मैं किस प्रकार उन्हें खरीदूं, क्योंकि मेरे पास तो उन्हें खरीदने के लिए रुपए ही नहीं है। तो वह लड़की बोली, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जो के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनप्पा गार के बेटे को लगा कि उसके पिता यह सब देखकर बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यानी कि लोनप्पा गार के बेटे को लगा कि उसके पिता इन सब से बहुत खुश होंगे, लेकिन उन्होंने उसे यह तक नहीं पूछा कि किस तरह उसने जो के 100 बोरे खरीदे। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश होकर लोनप्पा गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा।
न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। यानी कि लोनप्पागार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा जहां वह पहले बैठा था, और उसे विश्वास था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपने मुश्किल उसे कह सुनाई। लड़के ने उस लड़की को अपनी सारी बातें बता दी और कहा कि अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। तब लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ के खरीद लिए। बोरे लेकर लोनप्पागार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ों और जौ के बारे में बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनप्पागार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। यानी कि उस लड़के ने अपने पिता को उस लड़की के द्वारा जो भी हुआ वह सब कह सुनाया और कहा कि उस लड़की ने ऐसा किया और मुझे जौ के 100 बोरे खरीद कर दे दिए। सुनकर लोनप्पागार बोले, उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लोनप्पागार समझ गए थे कि वह लड़की बहुत चतुर और बुद्धिमान है, इसलिए उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी चाहिए। उसके बेटे ने उस लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। तब लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनप्पागार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रख दिया और उसे जला दिया। जलाने के बाद वह रस्सी जल तो गई, राख में तब्दील हो गई, लेकिन ज्यों की त्यों उस पत्थर पर पड़ी रही। और वह उस लड़के को लेकर लोनप्पागार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनप्पागार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनप्पागार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि वह जानते थे कि यह लड़की बहुत चतुर, होशियार और बुद्धिमान है। यदि इस लड़की के साथ मेरे लड़के का विवाह हो जाए तो वह दुनियादारी सीख जाएगा और अपनी आगे की जीवन आराम से बिता सकेगा। फिर उसने धूमधाम से उन दोनों की शादी कर दी। अब आगे मैं इनके इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको बताती हूँ। पहला है भोला बाला, जिसका पहला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। क्या है, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? लोनप्पागार यह सोचता था कि मेरा बेटा बहुत भोला है, ना तो उसे दुनियादारी की समझ है और ना ही वह होशियार है, और उसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। खै है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? इसका उत्तर है कि यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो मैं यह उपाय करती कि मैं मेरे बेटे को होशियार और बुद्धिमान बनाने के अनेक उपाय करती और उसे समझाती कि किस प्रकार दुनियादारी सीखी जा सकती है। दूसरा है शहर की तरफ, जिसमें पहला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी सीख सके और होशियार और समझवान बन सके। खै,
उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? क्योंकि शहर ही वह स्थान था जहां वह व्यापार कर सकता था और यह समझ सकता था कि किस तरह मैं होशियार और चतुर बन सकूं और इन भेड़ों के साथ पिताजी के कहे हुए संदेश को पूरा कर सकूं। दूसरा प्रश्न है, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। गेहूं और जौ के अलावा बाजरा, गंवार, मोठ, चावल, जौ, चना आदि, मक्का आदि ये शब्द अनाज के ही हैं। तीसरा प्रश्न है, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, जिसमें कह दिया है नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। ले है धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। इसमें ले है, तांबा, खिचड़ी, शेरवानी ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। धातु, शहर, भोजन, वेशभूषा ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। पहला है धातु, जिसमें आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा सोना, तांबा, चांदी आदि। शहर आगरा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आदि। भोजन, भोजन में दाल, चपाती, सब्जी, अचार आदि। वेशभूषा स्कर्ट, टोपर, पेंट, कमीज, सलवार, साड़ी आदि। इसी के साथ हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।